मैं अपूर्वा दत्त अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है चुनावी चर्चा। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में बीते दिनों हुए 5 प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। आइए जानते हैं हमारे सहयोगी ऋषभ शर्मा से इस राज्यों के नतीजों के विश्लेषण के बारे में और विस्तार से। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम 5 राज्यों के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य रहा इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें रहीं, जिसमें बीजेपी की 163 सीटें आईं और वहीं 49% मतदान हुआ। बात करें कांग्रेस की सीट 66 सीटें आईं, जिस पर 40% मतदान हुआ और वहीं एक सीट भारत आदिवासी पार्टी की रही, जिस पर 6% मतदान हुआ है। कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है कि 4% वोट बहुजन समाजवादी पार्टी के रहे, जो कि एक भी सीट नहीं ला पाई, लेकिन वोटिंग 4% उनको मिली है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण पार्टी है मध्य प्रदेश में वो, और कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में इसका प्रतिशत ज्यादा रहा है। बहुमत लाने के लिए 116 सीट की आवश्यकता थी, जो कि बीजेपी ने पार कर ली थी। इसी वजह से वह सत्ता बना पाई। और अब हम बात करते हैं गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक की, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहली बात करते हैं योजना के बारे में, जो कि लाडली बहना बनी है, जिस पर 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को भाजपा सरकार 1250 रुपए प्रति माह दे रही है। और इसी वजह से इस चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा पाया गया, जो कि 2 करोड़ 71,99,586 है। और इसी वजह से महिला मतदान प्रदेश में 76.03% हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो पिछले आंकड़ों की अपेक्षा ज्यादा है। 2023 की घोषणाएं की अगर बात की जाए तो 2023 में बीजेपी ने घोषणा करी थी कि लाडली बहना योजना को वो एक महत्वपूर्ण योजना बनाएंगे, जिसमें 1000 रुपए प्रति माह वो लाडली बहनों को देंगी। और इस योजना की शुरुआत मई महीने से हुई थी। वहीं अगर दूसरी योजना की बात करें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण योजना थी, जो केंद्र के द्वारा संचालित की गई। अब बात करते हैं बीजेपी की ताकत के बारे में कि आखिर किन कारणों की वश ये वहां पर सरकार बना पाई। सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ने में सफल रही है वो। राष्ट्रीय मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने कांग्रेस को स्थानीय मुद्दे समेट दिए गए थे। वहीं लाडली बहना योजना ने अपना अपेक्षित असर दिखाया। कांग्रेस के तमाम वादों पर यह योजना अकेले ही जबरदस्त तरीके से भारी पड़ी है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में सीधा फायदा पहुंचाने के लिए मामले में बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। इसी के भरोसे उन्हें इस बार जीत भी मिली। और वहीं हम बात करें कांग्रेस की कमजोरियों के बारे में कि आखिर क्या कमजोरी रही। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस संगठन में युवा चेहरों की कमी पाई गई। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट तो किए गए, पर कमलनाथ की उम्र बहुत ज्यादा थी। कांग्रेस की स्थिति वॉर रूम के मामले में मजबूत थी, लेकिन रणनीतिकारों की मेहनत जमीन पर उतर नहीं पाई। नाथ सरकार के 15 महीनों के कार्यक्रम की तुलना में बीजेपी के पास बताने के लिए अपनी ज्यादा उपलब्धियां थी, क्योंकि उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा है। अब बात करते हैं कि कितने नामी चेहरों को हार का सामना करना पड़ा इस विधानसभा चुनाव में। एक केंद्रीय मंत्री, एक सांसद और शिवराज के 12 मंत्री हारे। प्रमुख नामों की अगर बात करें, जो कि सब लोग चौंकाने वाला नाम कहा जा रहा है, वो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी से थे। दतिया सीट से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा। वहीं सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री कांग्रेस, जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, जो कि बड़े प्रभावशाली चुनाव में उन्होंने अपना काम भी किया, पर किन्हीं वजहों से वह पीछे रह गए। डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, और फगन सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, इन सभी चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। तो
अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य की। चुनावी नतीजे कुछ इस तरह आ रहे हैं कि 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, पर 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ। एक सीट पर चुनाव स्थगित किए गए क्योंकि उस सीट के कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया है। तो चुनाव 199 सीटों पर लड़ा गया, जिसमें 115 सीट बीजेपी की आई हैं, जिस पर 42% मतदान हुआ। वहीं कांग्रेस की 69 सीट आई, जिन पर 40% मतदान हुआ है। वहीं 2 सीट बहुजन समाज पार्टी की आई, जिस पर 2% मतदान हुआ। वहीं 13 सीट अन्य की रही, जिसमें 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल, 1 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की और 8 सीट निर्दलीय उम्मीदवार की रही। बहुमत के लिए 100 सीटों की आवश्यकता है, जिससे किसी भी पार्टी की 100 सीट आती है तो वह बहुमत में आ जाएगी। पूरे राज्य में 74.96% मतदान हुआ है, जो कि बड़ा एक टारगेट था, जो कि 1% ज्यादा मतदान है 2018 के आंकड़ों से, जब इलेक्शन हुए थे। ये राज्य 2 पार्टी राज्य है, जहां पावर इन दोनों पार्टी में से किसी एक के पास रहती ही है, या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस। पुराने चुनावों का डाटा बताता है कि अगर 3 से 4% मतदान बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होगा, अगर मतदान गिरता है तो 1% भी कांग्रेस को फायदा होगा। अभी तक यहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या सीएम वर्सेस एक्स सीएम होता आया था, पर इस बार प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस अशोक गहलोत रहा। राजस्थान में नरेंद्र मोदी की गारंटी का जादू चला है। कौन कौन होगा मुख्यमंत्री, अब आपको ये दावेदार बताते हैं। सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरा नाम दिया कुमारी, तीसरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल संसाधन मंत्री भी हैं। वहीं बाबा बालकनाथ, एक बहुत ही उभरता हुआ नाम है राजस्थान की राजनीति में। अब हम बात करते हैं उस राज्य के बारे में जहां एग्जिट पोल हो या जमीनी पत्रकार, सबको यही लग रहा था कि यहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी, पर आई नहीं। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा सीटें हैं जहां चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बीजेपी की 54 सीटें आई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत है। जिन सीटों पर 46% मतदान हुआ है, वहीं कांग्रेस 35 सीटें लाकर ही सीमित गई और इन सीटों पर 42% मतदान हुआ है। इस बात ने कांग्रेस को काफ़ी मायूस कर दिया। और वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की 1 सीट आई है, जिस पर 6% मतदान हुआ है। बहुमत पाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत थी, पर वहीं बीजेपी 54 सीटें लाकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है। अब हम बात करते हैं उन गेम चेंजर मास्टर स्ट्रोक्स की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और राज्य की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। यहां भी एक ऐसी योजना है जिसने सत्ता में परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई, महतारी वंदन योजना, जो कि एक नगद सहायता योजना है, जो राज्य में प्रत्येक हर वर्ग की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि साल में 12,000 रुपए का वादा बीजेपी ने किया है। ये योजना भी मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह ही समांतर रही। इसने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में। अब क्या फैक्टर्स थे जहां कांग्रेस चूकी है? सबसे पहले बीजेपी ने जो महादेव ऐप का मुद्दा उठाया और कई रिश्वतखोरी मामलों हो या पेपर लीक हो, कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल, काका जी की छवि और कांग्रेस सरकार पर भरोसा कम होने का कारण रहे। वहीं बात करें कांग्रेस के संगठन की, वो भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कमजोर दिखा। यहां तक कि कांग्रेस में आपसी मतभेद बहुत थे, चाहे वो काका जी या फिर टीएस सिंहदेव के हों। यह जमीनी मतभेद पर कार्यकर्ता एकजुट नहीं दिखा। ये एक बड़ा कारण बनता है चुनाव में शिकस्त का। वहीं एक ये भी पॉइंट है कि एक तरफ काका जी बार बार रैली में बोलते थे 75 पार जाएंगे, 75 पार जाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंट ही था जो उनको ले डूबा। इस बात को सुनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आश्वस्त थे, कह रहे थे कि हम जीतेंगे, रिलैक्स हो गए।
और इसी बार ऐसा होगा, हम ज़्यादा मतदान करके अवश्य निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और उनका अंजाम आप सबके सामने है। अब हम बात करते हैं भारत देश के 29वें राज्य तेलंगाना के बारे में, जहां के नतीजों ने सबको चौंका के रख दिया। राज्य में 119 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 64 सीटें लाई हैं, जिन पर 39% मतदान हुआ है, और वहीं भारत राष्ट्र समिति 39 सीट लाई है, जिन पर 37% मतदान हुआ है। बीजेपी 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, यहां जिस पर 14% मतदान हुआ। वहीं AIMIM की 7 सीट आई हैं, जिन पर 2% मतदान हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 1 सीट आई, जिस पर 4% मतदान हुआ है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि इस राज्य में 60 सीटों का आंकड़ा छूने पर बहुमत पा सकते थे, और कांग्रेस ने 64 सीट लाकर सत्ता बना ली। अब हम बात करते हैं यहाँ के गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक के बारे में, जिस वजह से कांग्रेस सत्ता में आई है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी राज्य की सबसे मजबूत रीजनल पार्टी को हराकर एक राष्ट्रीय पार्टी ने इस राज्य में सरकार बनाई। पहला पॉइंट क्या हो सकता है इसका? सबसे बड़ा यहाँ जो मास्टर स्ट्रोक रहा है था, वो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। उसने इस चुनाव में बड़ा प्रभाव छोड़ा है। इसमें कांग्रेस ने खुद को बहुत मजबूती से जमीनी स्तर पर साबित किया है। चाहे वो राहुल गांधी हो, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस यात्रा में। इस राज्य में भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस पार्टी की वजह से, और राहुल गांधी ने स्वयं सीधा संवाद किया है जनता से, उनकी तकलीफों को समझा है और उनके मुद्दों को उठाया है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, इस चुनाव में कर्नाटक चुनाव के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे कांग्रेस के, सुनील कोनुगोलू ने ही तेलंगाना चुनाव की स्ट्रेटेजी संभाली और इस चुनाव में उनका योगदान रहा। और वहीं DK शिव कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। उन्हें तेलंगाना के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि उन्होंने बखूबी निभाई। इस चुनाव को जीतने के बाद रेवंत रेड्डी के साथ DK शिव कुमार का कांग्रेस पार्टी में कद और भी बढ़ा है। और कांग्रेस की जीत की बात हो, एक शख्स का नाम ना आए इसमें तो कोई अर्थ नहीं इस जीत का। रेवंत रेड्डी, ये नाम इस वक्त देश की जुबान पर है। तेलंगाना में जीत का एक बड़ा श्रेय उनको जाता है। एक युवा चेहरा जो कि मजबूती से तेलंगाना की राजनीति में उभर कर जनता के सामने आए हैं। जानकारी के लिए बता दूं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष हैं और साथ ही इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का माइक्रो सिस्टम जबरदस्त काम किया। जीत उनकी ही हुई है, पर इस जीत के पीछे जो किंग मेकर कहे जाने वाले रणनीतिकार हैं वह DK शिव कुमार रहे, और जीत के लिए रेवंत रेड्डी ने उन्हें सबसे बड़ा श्रेय दिया है।
अब आपको बताता हूं कि डीके शिव कुमार की अहम भूमिका क्यों रही। डीके शिव कुमार कर्नाटक चुनाव में एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस या बीजेपी सभी लोग उन्हें आज के वक्त का चाणक्य भी मानते हैं। ये आपको बता देता हूँ। चाणक्य इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी जो रणनीति होती हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त होती हैं। इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना चुनाव की भी जिम्मेदारी दी थी और तेलंगाना चुनाव में उन्होंने वो काम बड़ी बखूबी निभाया और बीआरएस पार्टी जो कि रीजनल सबसे मजबूत पार्टी थी उसे सेकंड पोजीशन पर ला दिया। इसलिए डीके शिव कुमार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस चुनाव में तेलंगाना के और उनका राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में और ऊंचा कद होने वाला है। इसी बात पर मुझे एक वाक्य याद आ गया, बहुत ही अच्छा वाक्य जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है कामारेड्डी, जिसके नतीजे सबको चौंका देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री केसीआर के चंद्रशेखर राव बीआरएस पार्टी के बड़े उम्मीदवार, दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार बीजेपी के वेंकटा रामा राव चुनाव लड़े, तीनों लोग इस सीट से। और दोनों के दोनों यानी कि एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के दावेदार दोनों चेहरे हार गए। जीत बीजेपी के उम्मीदवार की हुई। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ा वाकया है ये कि इतना बड़े राज्य में एक तरफ मुख्यमंत्री और एक तरफ मुख्यमंत्री दावेदार, वो दोनों चुनाव हार जाते हैं और एक कार्यकर्ता जो कि विधानसभा से उम्मीदवार है बीजेपी का वो जीत जाता है। अब कितनी बड़ी बात है ये उस राज्य में इस सीट को लेकर के। अब निश्चित ही के वेंकट राव इस बार जीतने के अगले समय अब जब चुनाव होंगे तो वो प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री की दावेदारी जरूर कर सकते हैं। बीआरएस पार्टी और केसीआर को आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ले डूबा। कई कारण हैं, उनके जो कई वादे थे वो वे पूरे नहीं कर पाए, ये भी एक बड़ा कारण रहा। एग्जिट पोल में भी ये साफ दिखाया जा चुका है कि कांग्रेस 70 सीट पार जाएगी और परिणाम भी कुछ इसी तरह आए और राज्य के मुख्यमंत्री का चयन भी हो चुका है। मैं आप सभी को बता दूं, रेवंत रेड्डी ही होंगे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री। तो अब हम बात कर रहे हैं मिजोरम राज्य के बारे में, जिसके नतीजे 4 दिसंबर को सबके सामने आए। ये एक महत्वपूर्ण राज्य है जिस पर हमको बात करनी चाहिए क्योंकि कई लोगों ने इस पर बात नहीं करी। आप सबको जानकारी इसकी होनी चाहिए। 40 सीट पर चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें जोरम्स पीपल मूवमेंट पार्टी की 27 सीटें आईं जिन पर 47.86% मतदान हुआ है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की 10 सीटें आई हैं जिस पर 35.10% मतदान हुआ। वहीं बीजेपी की 2 सीटें आईं जिस पर 5.6% मतदान हुआ है और वहीं कांग्रेस की 1 सीट आई जिस पर 20.2% मतदान हुआ है। बहुमत के लिए 21 सीटों की आवश्यकता है जिस पर जोरम्स पीपल मूवमेंट पार्टी की 27 सीटें लाकर सरकार बनाई उन्होंने। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो यह रही, जोरम्स पीपल मूवमेंट पार्टी की जीत की मिजोरम सिविक सोसाइटी ने उन्हें फुल सपोर्ट किया इस चुनाव में। और वहीं मिजोरम में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो वो हैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और चीफ मिनिस्टर लालडू होमा। वही पहले मुख्यमंत्री रहे थे और इस बार भी जब उनकी पार्टी चुनाव जीती है तो वही अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे। तो ये थी इन राज्यों के विश्लेषण की बात। अब आप समझ गए होंगे कि 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई है। कैसे सत्ता बनाई उन लोगों ने, तेलंगाना में क्यों कांग्रेस की जीत का डंका बजा और मिजोरम में फिर जीती जोरम्स पीपल पार्टी। इन सभी राज्यों का विश्लेषण आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया, इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो हैं वो कुछ चुनिंदा नाम हैं जो कि कुछ सांसद भी हैं और कुछ विधायक दल के नेता भी। सबसे पहला नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का। पिछले 20 सालों से वही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार भी उनकी संभावना ज़्यादा है उम्मीदवारी में। सबसे बड़ा नाम प्रदेश में उन्हीं का रहा है। इस बार जो चुनाव जीता गया है मुख्यमंत्री
बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री ने लगभग पिछले 1 महीने में, जो चुनाव से पहले का 1 महीना था, उसमें 160 सभाएं करी, रैलियां करी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 40 सभाएं थी, वहीं प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 160 सभाएं कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री साथ में एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात होती है इतनी सभा करना सिर्फ 1 महीने में, यानी अच्छी खासी मेहनत की गई थी। और इसी पर मुझे एक वाकया और याद आता है। मेरे कुछ साथियों ने मुझे बताया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग की एक बड़ा नाम है और उन्हें लोग महाराज के नाम से जानते हैं। दरअसल मैं अपने पत्रकार साथियों के साथ बैठा हुआ था और बात कर रहा था, तो एक वाकया निकला कि सिंधिया जी जो हैं वो चुनावी रैली करने, सभा करने हेलीकॉप्टर से जाते हैं। अब सब लोग अचरज में पड़ गए कि भाई हेलीकॉप्टर से जाते हैं, आखिर ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आया और कैसे आया, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि सिंधिया जी जो हैं एक बड़ा नाम है और महाराज जैसे ग्वालियर चंबल संभाग के, और हेलीकॉप्टर उन पे है, पर वो उनका हेलीकॉप्टर नहीं था। कई लोगों ने वहाँ जो उनके इंटरव्यू लिए गए उस चुनावी हेलीकॉप्टर में, तो पता चला हमको ये कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये हेलीकॉप्टर सौंपा था जिससे वो चुनावी सभाएं कर सके। आखिर क्यों उन्हें इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई हेलीकॉप्टर की और किसी कार्यकर्ता या और किसी नेता को क्यों नहीं दी गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सोचने वाली बात है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये सुविधा क्यों दी गई और किसी को क्यों नहीं दी गई। खैर, अब हम आगे बात करते हैं। आपको सोचा जानकारी आपके संग साझा कर देता हूं। अब हम आपको दिखाते हैं कि लोगों के मन में क्या बात है, चुनाव के नतीजों को लेकर क्या विचार है, ये जानते हैं। अपेक्षा करते हैं कि क्या अपेक्षा होगी जनता की नई सरकारों से। चलते हैं हमारे अलग अलग संवाददाताओं के पास जिन्होंने बात करी है जनता से। और अब वही अंत में आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक पॉइंट मुझे लग रहा है जो मुझे लगता है बोलना चाहिए आप सभी के सामने, जो अंदर से मुझे लगता है। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें से अगर हम बात करें हिंदी बेल्ट के जो चुनाव हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना भी हम उसमें ले सकते हैं श्रेणी में, है ना, 4 ये राज्य हैं। इसमें चुनावी वादे किए गए, इसमें प्रॉमिस किया गया सभी पार्टियों के द्वारा और सभी ने अपनी अपनी घोषणाएं भी करी कि हम ये करेंगे, हम ये योजना लाएंगे। पर मैं जो इस पूरे के पूरे इन 5 राज्यों के चुनाव के एनालाइज को समझ पा रहा हूं, जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, वो ये निकले कि जनता ने ना वादों पर ना ही सरोकारों पर, उन्होंने सिर्फ विश्वास किया है रेवड़ियों पर। जो रेवड़ियां पार्टियों ने बांटी, खास करके बड़ी पार्टियों ने, एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस, इन 2 पार्टियों ने जो रेवड़ियां बांटी उसी पर जनता ने विश्वास किया और उन्हीं को मतदान किया। इसी वजह से इन राज्यों में सरकार बनी है। तो खैर, अब हम चलते हैं संवाददाताओं के पास और जानते हैं जनता ने उनसे क्या कहा। तो अब हमारे साथ है एमिटी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, तो आइए अब हम उनकी राय जानते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स पे उनकी क्या राय है। तो सर, जैसे कि अभी बीजेपी काफ़ी लहर की, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, ये ऐसा चल रहा था। तो जैसे कांग्रेस हारी और बीजेपी जीती, तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या हुआ ऐसा कि कांग्रेस हारी और बीजेपी जीती? कांग्रेस में जो देखने को मिल रहा है, एक तो लीडरशिप की कोई कमी, क्योंकि पहले से ही दोनों लीडर्स के आपस में वो प्रोग्रामिंग थी, कमलनाथ जी ने या फिर एक तो यहाँ कहीं कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम था। बीजेपी को पहले से ही वो एक ही प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे थे कि हमारा लीडर उन्होंने कंफर्म नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी लीडर उनका शिवराज सिंह चौहान ही थे और उसी पर काम किया, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि कुछ लोगों के साथ, और हम जानेंगे कि भाजपा की प्रचंड बहुमत और कांग्रेस की एक तरफा हार के बारे में उनकी क्या राय है। आपका नाम सर? जी, भाजपा ने जो प्रचंड बहुमत हासिल करी है मध्य प्रदेश और साथ ही और 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उसमें आपकी क्या राय है? क्या ऐसी बातें रही जिनके कारण उन्होंने ये जीत हासिल की? आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की बात छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कोई नेता नहीं है। पूरे वर्ल्ड में उसका टंका बज रहा है। चीन क्या हिम्मत जो आप दिखाते। और दूसरी बात, जो राम मंदिर 60 साल में कांग्रेस ने नहीं बनवाया, वो 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बनवा के दिखाया है। जम्मू कश्मीर
हमारे इंडिया का हिस्सा था, वो कांग्रेस के जमाने में इंडिया में नहीं था। वहाँ का झंडा दूसरा था, सब कुछ दूसरा था। नरेंद्र मोदी जी आए, 30-70 उठा के फेंक दिया बाहर, और वहाँ पे हमारा पूरा इंडिया तिरंगा आज लहरा रहा है। आपको क्या लगता है कांग्रेस की ऐसी क्या खामियां रही जिसके कारण वो नहीं जीत पाई? इनके पास कोई इनके मुकाबले में कोई नेता ही नहीं है। वो राहुल गांधी है, वो तो पप्पू है, वो तो 4 शब्द बोलता है, वो भी गड़बड़ बोलता है। और दूसरी बात, आज तक नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाकर अपने देश के नेताओं की, अपने देश की कोई वो बात नहीं बोली। लेकिन राहुल गांधी जाके विदेशों में बोलता है कि मोदी तो निकम्मा है, ये ऐसे है ऐसे है। अपनी घर की बात घर में रखना चाहिए, बाहर विदेश में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आप ये बताइए, जैसे अभी बीजेपी की सरकार जीती है और तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी की सरकार अभी बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीती है, और निश्चित यह है कि जब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और यदि हमारे प्रदेश में समान रूप से बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो निश्चित ही हम लोगों को, हमारे पूरे प्रदेश को, हमारे शहर को कुछ ऐसे फायदे हो जाते हैं जो अपोजिट सरकार के होने पर नहीं होते। निश्चित है, अच्छी बात है, पार्टियों में अलग अलग होना एक अलग विषय है, लेकिन गवर्नमेंट यदि बीजेपी की आई तो स्वागत करती है। जी भैया, आपका नाम? सूरज सिंह कुशवाहा। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जैसा कि आप अभी तक देखते आ रहे थे कि कांग्रेस की काफ़ी लहर चली आ रही हाँ जी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो सत्ता पलट गई? इसमें कुछ बीजेपी के लोगों का षड्यंत्र था, जिसने पैसे के लेन देन से सरकार बनाने की कोशिश की। अन्यथा और भी कुछ दलों का संगठन रहा इनको बीजेपी को समर्थन देने के। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी की ऐसी क्या रणनीति रही जिससे उनने इतने भारी बहुमतों से बहुमत हासिल की? एपीएम में घोटाला करने का काम किया है और अन्य लोगों को पैसे बांटने का काम किया है, लाडली बहना योजना में काम किया, उन्हें पैसे देने का काम किया है। तो आप आने वाले समय में, जो आने वाला समय है उसमें आप अभी सीएम का फेस कैसे देखना चाहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं महिला युवा वोटर। तो आप बताइए, जैसे कि एक तरफा बीजेपी को एकदम प्रचंड बहुमत मिली है और वो किन कारणों से फिर सरकार में वापसी की, मतलब किसे फिर से सत्ता में वापस आई? देखिए, वैसे तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट नहीं करती हूँ। एज यू आर आस्किंग माई व्यूज़, तो मैं बता देती हूँ कि जो बीजेपी के जीतने का जो कारण है वो है इंटेंसिव ग्राउंड लेवल इफेक्टिव वर्क जो उन्होंने किया है, वो काफ़ी अच्छा है कांग्रेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो। और सबसे बड़ा फैक्टर, हेल्पिंग फैक्टर जो है वो है लाडली बहना स्कीम। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 48% है महिलाओं की, तो और जितनी 48% वोट है वो पूरे जो है बीजेपी को गए हैं। एज एजुकेटेड वुमेन भी हमारी इंडिया में काफ़ी कम है, तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो दे इजीली गेट अट्रैक्ट, है ना। तो दीज आर ऑल्सो अ फैक्टर एंड बीजेपी इज इजीली अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल ऑल्सो। व्हेन आई वाज इन भोपाल, दैट आई सॉ दैट विश्वास सारन एंड ही कॉल्ड कॉमन पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर है इसके पीछे कहीं ना कहीं। चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस की भरपूर लहर थी और सबको मतलब लग रहा था कि सरकार फिर कांग्रेस की ही बनेगी, लेकिन किन कारणों से कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई? कि कांग्रेस के बारे में मैं जैसे आपको बता दूं कि पहले जो कांग्रेस थी वो काफी, जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो काफी अच्छे थे, उनकी स्ट्रैटेजीज काफी अच्छी थी, उन्होंने काफी कुछ किया है। एज आई एम एन नवोदय स्टूडेंट, तो राजीव गांधी ने एक इतनी बड़ी संस्था का जो निर्माण किया था, मैं उससे बहुत इम्प्रेस थी। बट अभी की जो कांग्रेस है उसमें कोई इतना इफेक्टिव लीडर मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। तो उनका जो है वापसी जो हुई है, उन्होंने जो वर्क किया है, जितने भी अपने एफर्ट्स किए हैं वो इलेक्शन की टाइम पर ही दिए हैं, तो पीपल आर नॉट सपोर्टिंग देम। और दूसरा एक फैक्टर हो सकता है वो है रिलीजियस फैक्टर।
कि जैसे कि हमारा भारत जो है ज़्यादातर हिंदुइज्म है और जैसे कि देखा जाता है कि जो कांग्रेस है उसके लीडर को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सपोर्ट करते हैं। इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रीज़न है। तो दीज आर द फैक्टर्स। चलिए आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और मतदाता, तो आइए हम इनके पूछते हैं इनसे उनकी राय क्या रही है। तो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं तो सुनने में बड़ा आ रहा था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी की सरकार? देखो बीजेपी का सबका साथ सबका विकास और जो केंद्र सरकार जो काम हुए प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी ने जो किए हैं काम का मंदिर है अपने कोरोना काल में जितना आपको ये राजस्थान और चाइना में जाके पूछो क्या था, लेकिन कांग्रेस वाले बोलते यहाँ कोरोना था ही नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जो बात जब दूसरे देश को पता लगता है ना, इनसे जब आपस में बात होती है तब पता लगता है यहाँ कि कोरोना में क्या है। कोरोना पर जो कंट्रोल हुआ है वो किसी देश में नहीं कर पाया, वो उतना और किसी देश में ही सबसे ज़्यादा कंट्रोल अपनी वैक्सीन का है। वैक्सीन का हो चाहे कैसे भी जनता का सहयोग ही है, जो जनता को राशन दिया है बहुत बढ़िया काम करा, क्योंकि कुछ लोगों की एक स्थिति अगर राशन नहीं देते तो काफ़ी परेशान है। दूसरा गांव में लोगों को पता नहीं लगा कोरोना का, पता नहीं लगने दिया गाँव वालों को कि कोरोना भी आया था। बहुत कम स्तर पर पता लगा है बाहर कि गाँव को मतलब क्या है कंट्रोल करने का। सबसे बाहर से आदमी आ रहे हैं पहले से किसी ने ही बनाई, प्रशासन ने कंट्रोल करके पूरी तरह जो वैक्सीन का से बहुत फर्क पड़ा है। दूसरा सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, तो पता ही आपको क्योंकि केंद्र का भी बहुत असर है और बीजेपी वैसे सब समाज के लिए वो पार्टी है, ऐसा नहीं दर्शाती किसी समाज के वो हो, उसमें सब समाज के मतलब नेता है कार्यकर्ता भी है, उनका सबके साथ एक सा सहयोग है। हर किसी में लगता रहा है वो उसको बराबर होना है, समानता से देखा। ये नहीं कि गलती की मुस्लिम से हुई है उसी के ऊपर किया, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो उनके शासन का कार्रवाई हुई है, विकास जो था उसी को टारगेट मिली है, उसके बाद में बहुत लोगों को टारगेट मिली, उन मिला के जो है अच्छे ही काम होगा। तो आप सभी ने देखा हमारे इस कार्यक्रम चुनावी चर्चा में किस तरह से 5 राज्यों का चुनावी नतीजों पर विश्लेषण किया गया, विस्तार से उन्हें समझाया गया, आप सबको एक जानकारी बताई गई। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, फिर चाहे बात की गई हो कि सरकार सत्ता में कैसे आई और क्या कमियां रहीं चुनावी पार्टी में जो जीत से दूर रही, सत्ता बना नहीं पाई। इन सभी बातों पर हमने बारीकी से बड़े ही गंभीरता से विश्लेषण किया। हमारे संवाददाताओं ने भी जनता से बात करी, उनके मन में क्या था, ये सब चीज़ें आपको बताई। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। बाकी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आप तैयार रहिए, हम फिर लौटेंगे हमारे इसी कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है चुनावी चर्चा।